कहानी की शुरुआत में 50 साल की एक औरत को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट हो रही होती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसका हस्बैंड अपनी तरफ से संतुष्ट हो जाता है, वो औरत उस कमरे से निकलकर हॉल में लेट जाती है और अपने लैपटॉप में अडल्ट फिल्में देखते हुए खुद को संतुष्ट करने लगती है, जिससे ये पता चलता है कि उसका हस्बैंड उसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया। इस औरत का नाम रोमी मैथिस है और ये न्यूयॉर्क शहर के एक रोबोटिक ऑटोमेशन कंपनी में सीईओ की जॉब करती है। रोमी अपने काम में इतनी कामयाब होती है कि कंपनी के हर बड़े फैसले में उसकी बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। बाहर से उसकी फैमिली बिल्कुल परफेक्ट लगती है, जिसमें उसका हस्बैंड जेकब जो एक थिएटर डायरेक्टर है और दो बेटियां इसाबेल और नोरा जिनसे वो बहुत प्यार करती है। वो उनके साथ एक लविंग वाइफ और जिम्मेदार माँ की तरह पेश आती है। लेकिन इस परफेक्शन के पीछे एक ऐसी बेचैनी छुपी होती है जिसके बारे में खुद उसका हस्बैंड भी नहीं जानता। ऑफिस में भी वो एक मजबूत, कॉन्फिडेंट और पावरफुल लीडर की तरह दिखती है, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में वो खुद को अधूरा महसूस करती है। एक दिन जब रोमी अपने ऑफिस के बाहर होती है तो एक पालतू कुत्ता वहाँ पर मौजूद लोगों को परेशान कर रहा होता है और कुछ ही देर में वो रोमी की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर रोमी घबरा जाती है। तभी सैमुअल नाम का एक नौजवान लड़का आगे आता है और उस कुत्ते को अपने कंट्रोल में कर लेता है। ये देखकर रोमी हैरान रह जाती है और ये सोचने लगती है कि आखिर इस लड़के ने एक अनजान कुत्ते को इतनी आसानी से अपने कंट्रोल में कैसे कर लिया। जिसके कुछ घंटे बाद जब वो अपने काम से फ्री हो जाती है तो उसकी असिस्टेंट इसमी CSE के कुछ इंटर्न्स को उसके पास लेकर आती है, जहाँ रोमी उन्हें मोटिवेट करती है और उनसे कहती है कि आपके मन में रोबोट्स को लेकर कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जिस पर एक लड़का उससे ये सवाल करता है कि आप इन रोबोट्स को इंसानों को फायदा पहुंचाने की नीयत से ही बनाते हैं या फिर पैसे बनाने की नीयत से। ये सुनकर सभी इंटर्न्स हंसने लगते हैं, जबकि रोमी को उसका पूछा हुआ सवाल काफी दिलचस्प लगता है और ये वही लड़का है जिसने ऑफिस के बाहर उस कुत्ते को अपने कंट्रोल में कर लिया था। तभी रोमी का फोन बजने लगता है, जिससे इसमें उन इंटर्न्स को लेकर बाहर चली जाती है, पर वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो चुके हैं। इसी दौरान ये अनाउंसमेंट सुनने को मिलती है कि उन्हें इस कंपनी से जुड़े कुछ सीनियर एम्प्लॉयज के नामों की एक लिस्ट मेल की जाएगी, जिनमें से किसी एक को उन्हें अपने मेंटोर की तरह चुनना होगा। इसके साथ साथ उन्हें कंपनी के हॉलिडे पार्टी पर भी इनवाइट किया जाता है, जिससे वो बहुत खुश होते हैं। इसके बाद रोमी की नजर सैमुअल को ही ढूंढ रही होती है और एक जगह वो उसे पकड़ लेती है और अपने लिए एक कॉफी लाने को कहती है, जिस पर वो उसके लिए कॉफी लेकर आता है। तभी मौका देखकर वो उससे पूछ लेती है कि तुमने उस कुत्ते को कंट्रोल कैसे किया, जिस पर सैमुअल उसे बताता है कि मैंने तो सिर्फ उसे कुकीज ऑफर की। जिस पर रोमी उससे पूछती है क्या तुम हमेशा अपनी जेब में कुकीज लिए घूमते हो, जिस पर सैमुअल उससे कहता है हाँ, क्यों आपको भी चाहिए। इस पर रोमी उसे ऐसे घूरने लगती है जैसे कि सच में वो सैमुअल के हाथों से कुकीज खाना चाहती हो। तभी उसे उसके हस्बैंड की कॉल आती है, जिस पर वो वहाँ से निकल जाती है। अब उसी रात जेकब उसके करीब आने लगता है, जिस पर वो इनडायरेक्टली उससे ये कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए अडल्ट फिल्में देखनी पड़ेंगी। ये सुनकर जेकब को लगा कि वो मजाक कर रही है, इसलिए वो रोज की तरह उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। लेकिन रोमी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो उससे पूरी तरह संतुष्ट है। इसके बाद हम रोमी की पूरी फैमिली को उसकी कंपनी की हॉलिडे पार्टी में देखते हैं, जहाँ जेकब और उसकी बेटियां एंजॉय कर रही होती हैं, मगर रोमी का वहाँ पर मन नहीं लगता, इसलिए वो टेरेस पर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ सैमुअल आता है और उसे बताता है कि मैंने आपको अपने मेंटोर की तरह चुना है। इस पर रोमी कहती है कि मैं उस प्रोग्राम का हिस्सा ही नहीं हूँ, फिर तुम्हें मेरा नाम किसने दिया। जिस पर सैमुअल कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, बस मैंने आपका नाम देखा था। जिसके बाद वो उसे अपनी बेटियों के साथ डांस करते हुए देखती है, जो काफी एंजॉय कर रहा है। यहाँ से वो उसके ख्यालों में ऐसे खो जाती है कि उसे ये भी ध्यान नहीं रहता कि उसका हस्बैंड उससे कुछ बात कर रहा है। फिर अगली सुबह जब वो ऑफिस आती है तो साफ सफाई के समय उसे सैमुअल की टाई मिलती है, जिसे वो अपनी बैग में रख लेती है और घर आकर पहले तो उसे सूंघने लगती है और फिर अपने मुंह में ठूस कर खुद को प्लेजर देने लगती है। इस पल हमें ये पता चलता है कि रोमी के कुछ अजीब से फैंटेसीज हैं जो वो अपने हस्बैंड जेकब को बता नहीं पा रही, इसलिए वो ये फैंटेसीज सैमुअल के साथ पूरे करना चाहती है, जिसके लिए वो सबसे पहले खुद को बदलने का फैसला करती है, जिसमें वो सैमुअल को फिट दिखने के लिए जिम जाती है और खूबसूरत दिखने के लिए अपने चेहरे पर कॉस्मेटिक इंजेक्शंस लगवाती है। ये देखकर उसकी बेटी इसाबेल जो एक लेस्बियन है वो उसका मजाक उड़ाने लगती है। इस पर वो थोड़ी अपसेट हो जाती है और ये सोचने लगती है कि शायद उसने खुद को चेंज करके गलती कर दी है, जबकि वो बूढ़ी हो चुकी है। कि तभी लिफ्ट में उसका सामना सैमुअल से होता है, जो उससे ये रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आपसे एक मीटिंग करनी है ताकि मैं आपकी कहानी जानकर मोटिवेट हो सकूं। रोमी जो अपनी बेटी की बात को लेकर पहले से अपसेट थी, वो उससे कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तुम किसी और को अपना मेंटोर बना लो। तभी सैमुअल
उसके चेहरे को देखकर ये कहता है कि आज आप काफी खूबसूरत लग रही हैं। ये सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता है, पर वो इस बात की खुशी अपने चेहरे पर जाहिर होने नहीं देती। अब उसी रात उसकी असिस्टेंट इसमी उससे अपने प्रमोशन की बात करती है, जिस पर वो उससे कहती है कि मैं इस बारे में सोच के बताऊंगी। इसके बाद अगले दिन वो और सैमुअल एक कमरे में मीटिंग करते हैं, जहाँ रोमी उसे सिर्फ 7 मिनट का वक्त देती है, जिसमें सैमुअल उससे पूछता है कि आप इस पोजीशन तक कैसे पहुंची, जिस पर रोमी उसे अपने स्ट्रगल से लेकर सक्सेस तक की जर्नी सुनाती है, जिनमें ज्यादातर उसने वो किया जो उसे करने के लिए कहा गया। रोमी उससे पूछती है कि तुम इस कहानी से क्या सीखे, जिस पर सैमुअल उससे कहता है यही कि आप औरों के इशारों पर नाचती हो, आप खुद से कोई भी फैसला नहीं ले पाती। ये सुनकर रोमी को गुस्सा आ जाता है और वो उठकर वहाँ से जाने लगती है। तभी सैमुअल उससे कहता है कि इस पोजीशन तक पहुँचने के लिए तुम्हारे टैलेंट का नहीं बल्कि तुम्हारी इस बोल्डनेस का हाथ होगा। ये सुनकर वो वहीं रुक जाती है और उसे किस कर लेती है। फिर अचानक वो खुद को रोक लेती है और वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ उनके फार्म हाउस पर जाती है, जहाँ उसे उस गिल्ट के कारण नींद नहीं आती। तभी वो अपनी बड़ी बेटी इसाबेल को देखती है, जो पड़ोस की एक लड़की के साथ पूल में एंजॉय कर रही है और वो दोनों किस कर रहे हैं। ये देखकर वो सुबह उससे ये पूछती है कि तुम उस लड़की के साथ क्या कर रही थी, जबकि तुम अपनी क्लासमेट मेरी से प्यार करती हो। इस पर इसाबेल उससे कहती है कि मैं मेरी से ही प्यार करती हूँ, मैं तो बस उस लड़की के साथ कुछ अच्छे पल बिता रही थी। ये सुनकर रोमी का गिल्ट थोड़ा कम हो जाता है कि उसने भी जेकब के रहते हुए सैमुअल को किस किया था, पर उसने ये फैसला कर लिया है कि वो सैमुअल से कभी बात नहीं करेगी। लेकिन सैमुअल तो उसी का इंतजार कर रहा होता है। वो उससे एक और मीटिंग करने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर रोमी कहती है कि मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है और वैसे भी तुमने लाइन क्रॉस कर दी है, इसलिए मैं तुमसे मिलना ही नहीं चाहती। इस पर सैमुअल उससे ये प्रॉमिस करता है कि अगली बार वही होगा जो तुम चाहोगी, मुझे सिर्फ एक आखिरी मीटिंग दे दो। जिसके लिए वो ना चाहकर भी मान जाती है और सीधे जेकब के पास जाती है, ताकि वो खुद को ये तसल्ली दे सके कि वो जेकब के साथ अभी भी लॉयल है, उसने लाइन क्रॉस नहीं की। अब उसी रात इंटर्न्स की तरफ से एक पार्टी रखी जाती है, जहाँ रोमी भी इन्वाइटेड होती है। रोमी देखती है कि सैमुअल उसके असिस्टेंट इसमी के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज हो चुका है, जिससे वो जलने लगती है। तभी उसके सामने एक दूध का ग्लास रखा जाता है जो सैमुअल ने भेजा है। दरअसल वो उससे ये कहना चाहता है कि वो भले ही बड़ी हो चुकी है, पर अंदर से अभी भी वो एक बेबी गर्ल की तरह है, जो बहुत जिद्दी है, जिसे ये बोलना पड़ता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। ये देखकर रोमी गुस्से से उस दूध को पी जाती है, जिस पर सैमुअल जाते हुए उसे गुड गर्ल कहकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वो तैयार होकर जेकब का प्ले देखने के लिए जाती है, जहाँ बीच पार्टी में उसे सैमुअल का मैसेज आता है, जिसने उसे ऑफिस बुलाया है। ऑफिस आने पर उसे सैमुअल का एक नोट मिलता है, जिसमें उसने एक होटल का एड्रेस छोड़ा है। ये देखकर वो अगले ही दिन तैयार होकर उस होटल के कमरे में पहुंच जाती है और उसके आने का वेट कर रही होती है। तभी सैमुअल कुछ सामान लेकर अंदर आता है, जिस पर रोमी उसे ये ऑर्डर देती है कि वो एक जगह बैठ जाए। रोमी के कहने पर वो बैठ जाता है और रोमी उससे कहती है कि ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। तुम्हारा मुझे मेंटोर चुनना, मुझे किस करना, मुझे दूध भेजना और यहाँ बुलाकर मुझे इंतजार करवाना, इन सब से तुम क्या साबित करना चाहते हो। इस पर सैमुअल उससे कहता है कि यही तो मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक अजनबी हूँ, इसके बावजूद भी तुम मुझे ताकती रहती हो, अचानक से खूबसूरत दिखने लगती हो और मेरे बुलाते ही नहा धोकर सेक्सी ड्रेस पहन के यहाँ पहुँच जाती हो। आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो, चलो अपने घुटनों पर बैठ जाओ। ये सुनकर रोमी कहती है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। इस पर सैमुअल हंसते हुए उससे ये कहता है कि शायद तुम भी यही चाहती हो कि मैं तुम्हें ऑर्डर दूं। इस पर रोमी काफी सोचने के बाद उससे ये कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान हो, क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। जिस पर सैमुअल उससे कहता है कि नुकसान मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा होगा, क्योंकि इस वक्त मैं तुमसे ज्यादा पावर रखता हूँ, क्योंकि मेरे एक फोन कॉल से तुम सब कुछ खो दोगे, इसलिए चलो अपने घुटनों पर बैठ जाओ। ये सुनकर रोमी वहाँ से जाने लगती है और वो ये भी देखती है कि इस बार सैमुअल उसे रोक नहीं रहा, जिस पर वो वापस आकर उसे किस करने लगती है। तभी सैमुअल उससे कहता है कि मैंने तुम्हें ये करने के लिए थोड़ी बुलाया है। ये कहकर वो उसे एक कोने में खड़ा कर देता है और टॉफी दिखाकर उसे कुत्ते की तरह खाने के लिए कहता है। इस पर वो कुत्ते की तरह चलकर उसके पास आती है और उस टॉफी को खाती हुई उसे चाटने लगती है। वो ये हरकत इतने अच्छे तरीके से करती है कि ये देखकर सैमुअल भी चौंक जाता है और उसकी फैंटेसी को समझ जाता है कि वो इंटीमेसी के दौरान गुलाम बनकर रहना चाहती है। यहाँ से इन दोनों के बीच अफेयर शुरू हो जाता है और रोमी की फैंटेसी के हिसाब से ये कहीं भी शुरू हो जाते हैं। इसी दौरान रोमी की फैमिली भी ये गौर करती है कि आजकल वो पहले से ज्यादा खुश दिख रही है। लेकिन एक दिन जब वो घर आती है तो वो सैमुअल को अपनी फैमिली के साथ देखती है, जो उन्हें अपने बारे में बता रहा होता है कि वो पढ़ाई के साथ एक बार में पार्ट टाइम जॉब भी करता है। वो सैमुअल से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए, जिस पर सैमुअल उसे बताता है कि आप अपना लैपटॉप ऑफिस में ही भूल गई थी, इसलिए आपकी असिस्टेंट इसमी ने मुझे ये लौटाने के लिए भेजा है। तभी उसकी बेटी इसाबेल हाइकिंग का प्रोग्राम बनाती है, इस पर वो सैमुअल को भी अपने साथ ले चलते हैं। सैमुअल भी उनके साथ बहुत एंजॉय कर रहा होता है, जिससे रोमी घबरा जाती है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं सैमुअल अपना
अपना मुंह न खोल दे। इसलिए वो अकेले में उससे ये कहती है कि मेरे लिए मेरी फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं, तुम्हें यहाँ होना ही नहीं चाहिए था और आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। ये सुनकर सैमुअल का दिल टूट जाता है और वो गुस्से में उससे ये कहता है कि मुझे भी 2 बच्चों की माँ को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का कोई शौक नहीं है। ये कहकर वो कार का डोर खोलने लगता है। तभी रोमी को लगा कि उसने सैमुअल का दिल दुखाया है, इसलिए वो उसे समझाने के लिए कार के डोर लॉक कर देती है, जिस पर सैमुअल कई बार उसे अनलॉक करने को कहता है पर वो नहीं सुनती। इस पर वो भड़क जाता है। तभी रोमी उसे शांत करते हुए ये कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम इस रिश्ते को प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करें, यानी हम इस अफेयर को ऑफिस की हद तक रखें तो ठीक रहेगा। ये कहते हुए वो उसके हाथ को सहलाने लगती है, जिस पर सैमुअल ये समझ जाता है कि वो सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहती है। इसलिए अगले ही दिन वो उसे मैसेज करके छत पर बुलाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता और मैं मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दें। ये सुनकर रोमी घबरा जाती है और उससे कहती है कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो वो जानने की कोशिश करेंगे कि मुझसे कौन सी गलती हुई है, जिस पर उन्हें हम दोनों के अफेयर के बारे में पता चल जाएगा। जिस पर सैमुअल उससे कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ से रोमी अपसेट रहने लगती है। उसे नहीं पता कि सैमुअल का अगला स्टेप क्या होगा। इसी दौरान जेकब उसके करीब आने लगता है, जिस पर रोमी उसे झुड़का देती है और आखिरकार उससे ये कह देती है कि तुम्हारे साथ संबंध बनाते समय मैं संतुष्टि नहीं होती। ये कहकर वो उससे दूर हो जाती है और सैमुअल को मनाने के इरादे से उस बार जाती है जहाँ वो पार्ट टाइम जॉब करता है। वो सैमुअल को इशारा करती है, लेकिन वो एक वेटर से कहकर उसे वापस भिजवा देता है, जिस पर वो शर्मिंदा होकर वहाँ से निकल जाती है और अगली सुबह अपनी हरकत के लिए जेकब से माफी मांगते हुए ये कहती है कि मैंने इन 19 सालों में कभी तुम्हें ये बात नहीं बताई कि मैं तुमसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। जिस पर जेकब उससे कहता है कि कभी कभी औरतों के साथ ऐसा हो जाता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। जिस पर रोमी उससे कहती है कि ये कभी कभी नहीं बल्कि हर बार होता है और मैं दूसरी औरतों जैसी नॉर्मल नहीं हूँ। ये सुनकर जेकब दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि रोमी की ये बात उसकी मर्दानगी पर सीधा सवाल खड़ा कर रही है। लेकिन इस वक्त रोमी के लिए एक और बात ज्यादा जरूरी हो चुकी थी, यानी उसे डर है कि कहीं सैमुअल ये कंपनी न छोड़ दे। इसलिए वो सैमुअल को एक मीटिंग के लिए बुलाती है, जहाँ सैमुअल उससे कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 7 मिनट का वक्त देता हूँ। और ये वही बात थी जो कभी शुरुआत में रोमी ने उससे कही थी। अब सैमुअल उससे पूछता है कि तुम किस बात से नर्वस हो, मेरे ट्रांसफर की वजह से तुम्हारी रेपुटेशन पर पड़ने वाले असर से या फिर मेरे दूर जाने से। जिस पर रोमी उससे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान हो या तुम्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि तुम मुझसे बहुत छोटे हो। जिस पर सैमुअल तुरंत उससे कहता है कि इस वक्त परेशान मैं नहीं बल्कि तुम लग रही हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इस रिश्ते को दोबारा शुरू करना चाहती हो, जिसके लिए तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। जिस पर रोमी इस बात के लिए फौरन तैयार हो जाती है, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी रखती है कि तुम मेरी फैमिली से दूर रहोगे। इसके लिए सैमुअल भी मान जाता है और उसी शाम ये दोनों फिर से एक प्राइवेट जगह पर मिलते हैं, जहाँ सैमुअल पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करता है और रोमी इस बार बिल्ली बनकर दूध पीती हुई उस पर चढ़ती चली जाती है और ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जिसके कुछ दिन बाद रोमी की छोटी बेटी नोरा की बर्थडे पार्टी होती है, जिसमें उसकी असिस्टेंट इसमें भी इनवाइटेड होती है, लेकिन वो अपने साथ सैमुअल को भी लेकर आती है, जिससे रोमी के मन में उन दोनों को लेकर सवालों का सिलसिला शुरू होने लगता है। जिस पर वो सैमुअल को मैसेज करके किचन में बुलाती है और उससे पूछती है क्या इसमें तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जिस पर सैमुअल भी उससे कहता है कि बाहर जो आदमी खड़ा है क्या वो तुम्हारा हस्बैंड है। जिस पर रोमी उससे कहती है कि तुम सिर्फ मेरे हो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और लड़की आए। ये सुनकर सैमुअल उससे कहता है कि छोटी बच्ची हो गया। तभी इज़्मी उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है और सैमुअल को लेकर वहाँ से निकल जाती है। इसके अगले ही दिन रोमी उसे अपने पास बुलाती है और उसे वार्न करती है कि तुम्हें बहुत जल्द प्रमोशन मिलने वाला है और मैं नहीं चाहती कि तुम उस इंटर्न के साथ डेट करके अपना फ्यूचर खतरे में डालो। ये सुनकर इज़्मी को बहुत दुख होता है। तभी उसे सैमुअल की कॉल आती है, जिस पर वो उसी रात उसके साथ क्लब में खूब एंजॉय करती है। लेकिन उसी रात जब वो साइलेंटली घर के अंदर आ रही होती है तो उसका सामना उसकी बड़ी बेटी इसाबेल से होता है, जो उसके माँ बाप के बीच दूरियों को लेकर अपसेट लग रही है। जिस पर रोमी उसे ये तसल्ली देती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पापा से बहुत जल्द सुलह कर लूंगी। इसके अगले दिन जब वो अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो घर की डोरबेल बजती है, जिस पर वो घबरा जाती है कि कहीं फिर से सैमुअल तो नहीं आया। लेकिन इस बार सैमुअल की जगह इज़्मी होती है, जो उससे अकेले में ये कहती है मैंने उस दिन सब कुछ देख लिया था कि तुम दोनों उस वक्त क्या कर रहे थे और तुम क्या मुझे प्रमोशन दोगी। मैं ही ये बात सबके सामने रिवील करके तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से हटा दूंगी और तुम कभी सैमुअल को नहीं देख पाओगे। ये सुनकर रोमी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो समझ जाती है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। इसलिए इससे पहले कि जेकब को ये बात औरों से पता चले, वो जेकब को ये बता देती है कि कई साल से मेरे दिमाग में फिजिकल होने को लेकर अजीब तरह की फैंटेसीज चल रही थी, जो मैं तुम्हें बताने में झिझक महसूस करती थी। लेकिन एक दिन मेरा सामना एक ऐसे अजनबी लड़के से हुआ
हुआ जिसने न सिर्फ मेरी फीलिंग्स को समझा बल्कि मेरे पागलपन में बराबर का हिस्सेदार रहा। ये सुनकर जेकब का दिल टूट जाता है। वो दर्द और मायूसी भरी आवाज में उससे कहता है कि तुमने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पूरे परिवार के भरोसे को तोड़ा है। अपनी ख्वाहिशों के लिए तुमने हमारे सालों पुराने रिश्ते को दांव पर लगा दिया, जिसमें सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे इस बात की है कि ये सब करते समय तुम्हें एक बार भी हमारे बच्चों का ख्याल नहीं आया। अगर उन्हें इस सच का पता चलेगा तो उन पर क्या गुजरेगी। बेहतर होगा कि तुम इस घर से निकल जाओ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम रोमी को उसके फार्म हाउस में देखते हैं जहाँ वो बहुत उदास है। लेकिन उसी रात वो अपने पूल में सैमुअल को देखती है और दौड़ती हुई आकर उससे ये कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर मेरे हस्बैंड ने तुम्हें देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मैंने उसे तुम्हारा नाम नहीं बताया। जिस पर सैमुअल कहता है कि ठीक है, ऊपर आने में मेरी मदद करो। इस पर वो उसे हाथ देती है और वो उसे पूल में खींच लेता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई है, मैं चाहूँ तो तुम्हें यहीं डुबो कर मार सकता हूँ। जिस पर रोमी कहती है कि मार दो, वैसे भी मेरे जीने का कोई मकसद नहीं रहा। ये सुनकर सैमुअल उसे इमोशनल सपोर्ट देता है और कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इसी दौरान जेकब वहाँ पहुँच जाता है और उन दोनों को एक साथ देखकर रोमी पर चिल्लाने लगता है। तभी सैमुअल उससे कहता है कि इसमें रोमी की कोई गलती नहीं है, तुम मुझसे बात करो। जिस पर जेकब उसे एक पंच कर देता है और उन दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई होती है जिसमें ये दोनों जख्मी हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो उन दोनों को शांत करके उनके हाथों आइस थमा देती है और सैमुअल वहाँ से जाने लगता है। तभी जेकब उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि रोमी ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है। वो रोमी के सेक्सुअल डिजायर्स पर बात करते हुए ये कहता है कि ये एक तरह की मानसिक कंडीशनिंग है। उसका मानना है कि बचपन से कई लड़कियों को अपने पिता या भाई की बात को हुक्म समझकर मानने की आदत डाल दी जाती है। इससे शादी के बाद भी वही सोच जारी रहती है, जहां वो अपने पति से भी स्पष्ट निर्देश और नियंत्रण की उम्मीद करती हैं। धीरे धीरे उनकी सोच इस तरह ढल जाती है कि प्यार और अथॉरिटी एक ही चीज लगने लगती है और कभी कभी सख्ती या डांट को भी देखभाल और लगाव का रूप समझ लिया जाता है। लेकिन सैमुअल इस बात से सहमत नहीं होता। वो कहता है कि ये कोई बीमारी या मानसिक कमी नहीं बल्कि एक पुराना और समय से पीछे छूट चुका नजरिया है। उसके मुताबिक रोमी की भावनाएं बिल्कुल सच्ची हैं और उसे अपनी इच्छाओं, जरूरतों और पसंद को खुल के व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। सैमुअल मानता है कि एक रिश्ता तभी सेहतमंद होता है जब दोनों साथी बराबरी के साथ अपनी इमोशनल और फिजिकल जरूरतों के बारे में खुलकर बात कर सकें, वो भी बिना किसी डर या दबाव के। उसके हिसाब से ये भी मर्दों की एक छोटी सोच है कि ख्वाहिशें सिर्फ मर्द ही रख सकते हैं। अगर किसी औरत के मन में भी अपनी पसंद, अपनी इच्छा या रिश्तों को लेकर कोई अलग सोच आ जाए तो उसे तुरंत बुरी या गंदी औरत का दर्जा दे दिया जाता है। जबकि हकीकत ये है कि रिश्ते और शरीर दोनों पर उसका भी उतना ही हक है जितना उसके पार्टनर का। एक रिश्ते में औरत को सिर्फ एक साथी के रूप में नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं और एहसासों वाली बराबर की हिस्सेदार के रूप में देखना चाहिए। ये बहस जेकब को इमोशनली हिला देती है क्योंकि उसे एहसास होने लगा कि वो अपनी बीवी को पूरी तरह समझ नहीं पाया। उसका गुस्सा, धोखे का दर्द और अपनी शादी के टूटने के खौफ से उसके दिल पर इतना प्रेशर पड़ता है कि उसे पैनिक अटैक आने लगता है। तभी सैमुअल, जो अब तक जेकब का दुश्मन था, वो जेकब को संभालने लगता है, उसे नॉर्मल सांस लेने में मदद करता है और एक इमोशनल सपोर्ट देकर वहाँ से चला जाता है। इस मूवमेंट का मतलब ये है कि सैमुअल जेकब को बर्बाद करने नहीं आया बल्कि उसके जाने के बाद फैसला रोमी और जेकब को खुद करना है। इसके बाद हम इस्मी को देखते हैं जिसने रोमी का राज खोलकर उसे अपनी जॉब से हटा दिया और खुद उसकी जगह पाली, जिससे रोमी किसी का सामना नहीं कर पा रही। ये देखकर उसकी बेटी इसाबेल, जो एक लेस्बियन है, वो अपनी माँ रोमी को समझाते हुए ये कहती है कि मॉम, जब मैं अपनी असली पहचान को दुनिया के सामने बिना डरे एक्सेप्ट करके जी सकती हूँ तो आप भी अपनी जिंदगी से भाग नहीं सकती। आपके लिए इस दुनिया में डैड से ज्यादा जरूरी कोई और आदमी नहीं और ना ही कोई पोजीशन। अगर डैड आपके साथ हैं तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इस वक्त आप दोनों को एक दूसरे की ताकत बननी है। भले ही दोनों ने गलतियाँ की हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतने सालों का प्यार और रिश्ता खत्म हो जाए। ये सुनकर वो सीधे जेकब के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं शुरुआत से तुम्हें यह समझाती आ रही हूँ कि मैं नॉर्मल औरत नहीं हूँ, प्रॉब्लम मुझ में है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, इसलिए मुझे माफ कर दो। जिस पर जेकब भी उससे ये वादा करता है कि वो उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करेगा। इसके बाद जब वो अपने ऑफिस में होती है तो उसी कंपनी का एक पुराना एम्प्लॉय उसके कमरे में आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे उस अफेयर के बाद सैमुअल को जापान शिफ्ट कर दिया गया है। अब तुम अपने फैंटेसीज कैसे पूरे करोगे? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिस पर रोमी गुस्से में उससे कहती है, कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लौड़े?
दरअसल अब रोमी को किसी भी बात का डर नहीं है, क्योंकि उसने अपने हस्बैंड जेकब को सब कुछ बता दिया है और जेकब ने भी उसे माफ करके उनके रिश्ते को एक नया मौका देने का फैसला किया है। धीरे धीरे उन दोनों की जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगती है और जेकब भी रोमी की इन ख्वाहिशों को समझने लगता है जिन्हें वो इतने सालों तक समझ नहीं पाया। एक दिन जब दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं तो जेकब उसके साथ उसी तरह पेश आता है जैसे सैमुअल किया करता था। इसी दौरान एक पल के लिए वो सैमुअल को इमेजिन करती है जो उस कुत्ते के साथ खेल रहा है और इसी मोड़ के साथ रोमी की ये उलझी हुई कहानी अपने अंजाम तक पहुंच जाती है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।